हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं इस पॉडकास्ट में एक नया टॉपिक जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को इकोनॉमी कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। पहला, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। दूसरा, वस्तु और सेवाओं का उपभोग। तीसरा, मौद्रिक लेन देन। अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के आधार पर दो प्रकार की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, या हम कह सकते हैं सूक्ष्म दृष्टिकोण या वृहद दृष्टिकोण। अर्थव्यवस्था दो विचारधाराओं पर आधारित होती है। पहला है पूंजीवाद, जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। दूसरा है साम्यवाद, जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। अब आइए बात करते हैं इन दोनों के फ़र्क के बारे में। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, यह स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं। साम्यवाद, कम्युनिज्म, यह समानता के समर्थक हैं। पूंजीवाद निजी संपत्ति को मान्यता देते हैं। साम्यवाद निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देते हैं। पूंजीवाद बाजार में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। साम्यवाद बाजार में पूर्ण सरकारी हस्तक्षेप होता है। पूंजीवाद संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर होता है। साम्यवाद के अंदर संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर समान वितरण किया जाता है। पूंजीवाद लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, जबकि साम्यवाद तानाशाही के समर्थक होते हैं। पूंजीवाद यह हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि साम्यवाद में यह हिंसा का समर्थन करते हैं। पूंजीवाद यह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है, जबकि साम्यवाद यह समाज को अधिक महत्व देते हैं। पूंजीवाद यह अधिकारों को अधिक महत्व देते हैं। साम्यवाद यह कर्तव्य पर अधिक बल देते हैं। पूंजीवाद धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। साम्यवाद यह धार्मिक रूप से नास्तिक होते हैं। धर्म की तुलना अफीम से की गई है। पूंजीवाद वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग पर भी बल दिया जाता है, जबकि साम्यवाद इसके अनुसार समाज दो वर्गों में विभाजित है, शोषक और शोषित, जिनके बीच संघर्ष चल रहा है। पूंजीवाद मुख्य विचारक एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं, इनकी द्वारा लिखी हुई बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। साम्यवाद मुख्य विचारक कार्ल मार्क्स, इनकी द्वारा लिखी हुई बुक्स है दास कैपिटल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये हम बात करते हैं आगे साम्यवाद के कुछ उदाहरण। पहली बार रूस में साम्यवाद को 1917 में अपनाया गया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई तथा साम्यवादी तानाशाही स्थापित की गई। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन यहाँ का राष्ट्रपति बनाया। सन 1922 में यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की गई। 1939 से 45 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यह एक वैचारिक युद्ध था, जिसमें यूएसए पूंजीवाद तथा यूएसएसआर साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था। शीत युद्ध के कारण यूएसएसआर की आर्थिक स्थितियां कमजोर हुईं। 1990 में यूएसएसआर में बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन हुए और 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। इस प्रकार शीत युद्ध समाप्त हुआ। इसमें पूंजीवाद की जीत हुई तथा साम्यवाद की हार। सन 1949 में चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। माओ के नेतृत्व में साम्यवादी तानाशाही स्थापित की। 1978 में चीन में आर्थिक सुधार लागू किए गए तथा आर्थिक दृष्टिकोण से चीन पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से वे आज भी साम्यवादी हैं। अन्य देश जिन्होंने साम्यवाद को अपनाया उनमें उत्तरी कोरिया, क्यूबा या वेनेजुएला हम कह सकते हैं। 1947 में भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण था, परंतु वैचारिक दृष्टिकोण से हमारा झुकाव समाजवाद की ओर अधिक था, अर्थात बाजार पर सरकार का नियंत्रण अधिक था। इसके कारण भारत की आर्थिक प्रगति कमजोर रही। सन 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके बाद आर्थिक सुधार लागू किए गए। इन सुधारों को एलपीजी सुधार कहा गया, जिसमें एल का मतलब लिबरलाइजेशन से था, उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन से था, निजीकरण, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन से था, वैश्वीकरण। इन सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवाद की ओर होने लगा। अब बात करते हैं
मांग व आपूर्ति के बारे में। अर्थव्यवस्था में दो बाजार शक्तियाँ होती हैं, मांग व आपूर्ति। हम मांग को कह सकते हैं वस्तु व सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता निश्चित कीमतों पर निश्चित समयावधि में खरीदने के लिए तैयार रहता है। दूसरा है आपूर्ति। इसमें हम कह सकते हैं वस्तु व सेवा की वह मात्रा जो कि उत्पादक या विक्रेता विभिन्न कीमतों पर निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहता है। आदर्श रूप में मांग और आपूर्ति संतुलित होनी चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप से असंतुलित ही रहती है। इससे दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर मांग अधिक है आपूर्ति से तो कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति आती है। उत्पादक या विक्रेता जो होते हैं उनको लाभ प्राप्त होता है, बाजार में निवेश बढ़ जाता है, रोजगार बढ़ जाता है, लोगों की नियमित आय बढ़ जाती है और जीवन स्तर सुधर जाता है। कुछ हद तक महंगाई आवश्यक है, परंतु महंगाई यदि अधिक बढ़ती है तब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इससे मुद्रा व्यवस्था समाप्त हो सकती है। अब बात करते हैं अगर आपूर्ति ज़्यादा हो और मांग कम हो तो क्या होता है। इससे कीमतें घट जाती हैं, उत्पादन या विक्रेता को नुकसान होता है, निवेश घट जाता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, बाजार में मंदी आ जाती है, उत्पादन कम होने लगता है और जीवन स्तर भी नीचे गिरने लगता है। इस स्थिति को मंदी, स्लो डाउन कहा जाता है। यदि यह स्थिति लगातार बनी रहे तो इसको डिप्रेशन कहा जाता है। आपूर्ति का संबंध उत्पादन से होता है, इसलिए इसे सदैव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मांग का संबंध मुद्रा या रुपए से होता है। यदि बाजार में मुद्रा अधिक है अर्थात तरलता अधिक है तब इससे मांग बढ़ती है। मुद्रास्फीति को निर्धारित करने के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत ब्याज दरों को कम व ज़्यादा किया जाता है। ब्याज दरों को बढ़ाने से तरलता कम होती है, जिससे मुद्रास्फीति कम होने लगती है। यदि ब्याज दरों को कम कर दिया जाता है तब बाजार में तरलता बढ़ जाती है, जिससे मांग बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में सरकार के द्वारा खर्च को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि मांग बढ़ सकती है। इसके लिए राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% प्लस या माइनस 2% है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, वस्तु और सेवा की कीमतें। यदि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तब मांग कम हो जाती है और कीमतों के कम होने से मांग बढ़ जाती है। दूसरा, जनसंख्या। तीसरा, व्यक्ति की आय, उपभोक्ता की आय। आय के बढ़ने के साथ उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं की मांग करता है। चौथा, विज्ञापन। पांचवा, उपभोक्ता की पसंद और रुचि। छठा, पूरक वस्तुएं, संबंधित वस्तुएं। अब बात करते हैं पूरक वस्तुओं के बारे में। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ प्रयोग में लिया जाए तब वे एक दूसरे की पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। यदि पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तब मुख्य वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, जैसे मोबाइल और चार्जर, कार और पेट्रोल। दूसरा, प्रतिस्थापन या स्थापन्य वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। यदि प्रतिस्थापित वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तब मुख्य वस्तु की मांग बढ़ने लगती है। भविष्य की कीमतों के प्रति अपेक्षा। यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं तब वह वर्तमान में मांग को बढ़ा देता है, तथा यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में कीमतें कम होने वाली हैं तब वे वर्तमान में मांग को कम कर देगा। ब्याज दरें। यदि ब्याज दरें कम हैं तब बाजार में तरलता अधिक होगी तथा मांग बढ़ेगी, और यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तब बाजार में तरलता कम हो जाती है तथा मांग कम होती है। 9वां, प्राकृतिक परिस्थितियाँ। विशेष मौसम में कुछ विशेष वस्तुओं की मांग की जाती है, जैसे सर्दी के मौसम में जैकेट, स्वेटर आदि की मांग। मांग के प्रकार। मांग का पहला प्रकार है प्रत्यक्ष मांग।
इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट डिमांड। यह मांग सीधे उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। यह अंतिम वस्तुओं की मांग होती है। वे वस्तुएं जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा वे उपभोग के लिए तैयार हैं, ऐसी वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष मांग यानी इनडायरेक्ट डिमांड। मध्यस्थ वस्तुओं की मांग को अप्रत्यक्ष मांग कहा जाता है। यह मांग उत्पादक या विक्रेता के द्वारा की जाती है। मध्यस्थ वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है, मध्यस्थ कहलाती हैं। संयुक्त मांग जॉइंट डिमांड। दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, जैसे मोबाइल और चार्जर। यह मांग पूरक वस्तुओं के कारण होती है। अब बात करते हैं समग्र मांग की यानी कंपोजिट डिमांड। जब एक ही वस्तु का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, तब ऐसी वस्तु की मांग समग्र मांग कहलाती है, जैसे दूध की मांग, पानी की मांग। अगला है प्रतिस्पर्धी मांग यानी कॉम्पिटिटिव डिमांड। यह मांग वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न होती है। सामान्यतः प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण ऐसी मांग उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत मांग यानी इंडिविजुअल डिमांड। जब मांग की गणना सिर्फ एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से की जाती है, तो उसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए डिमांड ऑफ आइसक्रीम और एक है, तो उसकी कीमत प्राइस होगी 20 रुपये। अगर डिमांड ऑफ आइसक्रीम 2 है, तो उसकी कीमत होगी 10 रुपये। या डिमांड ऑफ आइसक्रीम मार्केट में अगर 4 है, तो उसकी कीमत होगी 5 रुपये। और डिमांड ऑफ आइसक्रीम अगर 10 की हो जाती है, तो उसकी कीमत घट के हो जाती है 2। और डिमांड ऑफ आइसक्रीम अगर 20 की हो जाती है, तो उसकी कीमत घट के हो जाती है 1। इसे कहते हैं व्यक्तिगत मांग। अब बात करते हैं बाजार मांग यानी मार्केट डिमांड। जब मांग की गणना एक से अधिक उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से की जाती है, तब इसे बाजार मांग कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि मांग कितने प्रकार की हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। पहला, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, उत्पादक व विक्रेता को लाभ होता है तथा आपूर्ति को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता। तीसरा, मजदूरों की उपलब्धता। चौथा, परिवहन के साधन। पांचवा, तकनीक की उपलब्धता। छठा, प्राकृतिक परिस्थितियाँ। उत्पादन की लागत। सातवां, यदि उत्पादन की लागत बढ़ती है, तब आपूर्ति कम हो जाती है। आठवां, सरकारी नीतियाँ। सरकार कुछ उत्पादकों की आपूर्ति को प्रोत्साहित कर सकती है तथा कुछ को हतोत्साहित कर सकती है। नवां, भविष्य की कीमतों के प्रति अपेक्षा। यदि उत्पादक को लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं, तब वर्तमान में आपूर्ति को कम कर दिया जाता है, तथा यदि उत्पादक को लगता है कि भविष्य में कीमतें कम होने वाली हैं, तब वर्तमान में आपूर्ति को बढ़ा दिया जाता है। 10वां, वस्तुओं की प्रकृति। कुछ वस्तुएं जल्द खराब हो जाती हैं, इसलिए वर्ष भर उनकी आपूर्ति को बनाए नहीं रखा जा सकता, तथा जो वस्तुएं जल्द खराब नहीं होती, वह उसकी आपूर्ति को वर्ष भर बनाए रखा जा सकता है। 11वां, भंडारण क्षमता। अब बात करते हैं आपूर्ति के प्रकार के बारे में। पहला, मार्केट आपूर्ति यानी बाजार आपूर्ति। यह दैनिक आपूर्ति है, जैसे दूध, सब्जियां, अंडे। दूसरा, अल्पकालिक आपूर्ति। यह आपूर्ति अल्पकाल के लिए ही बनाई जा सकती है। तीसरा, संयुक्त आपूर्ति। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की आपूर्ति एक साथ की जाती है, तो उसे संयुक्त आपूर्ति कहते हैं। चौथा, दीर्घकालिक आपूर्ति। यह आपूर्ति लंबे समय तक बनाई रखी जा सकती है। पांचवा, समग्र आपूर्ति। जब एक ही वस्तु की आपूर्ति विभिन्न स्रोतों से की जा सके, तो उसे हम समग्र आपूर्ति कहते हैं। इसके उदाहरण में हम कह सकते हैं जैसे विद्युत की आपूर्ति। अब बात करते हैं मांग के नियम के बारे में यानी रूल ऑफ डिमांड। कीमत और मांग के बीच नकारात्मक संबंध होता है। यदि कीमतें अधिक होती हैं, तब मांग कम हो जाती है, और यदि कीमतें कम होती हैं, तब मांग बढ़ जाती है। मांग के नियम में कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक, जीवन रक्षक दवाइयाँ जैसे मेडिकल ऑक्सीजन। बेबलिन वस्तुएं वे वस्तुएं जो कि विलासिता या सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे 5 स्टार होटल,
आईफोन, गोल्ड। गिफेन वस्तुएं, ये वस्तुएं कम गुणवत्ता की होती हैं। इनकी कीमतें और मांग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इनकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसे बाजरा। पांचवा, फैशनेबल वस्तुएं। छठा, नशीले पदार्थ। मांग का नियम उपभोक्ता के दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा आपूर्ति का नियम उत्पादक के दृष्टिकोण को दर्शाता है। जैसे हम बात करें किसी साधन की लागत के बारे में, तो उसमें हम किराया के साथ जोड़ते हैं मजदूरी को, मजदूरी के साथ जोड़ते हैं ब्याज को, और ब्याज के साथ हम जोड़ते हैं लाभ को। लेकिन अगर हम बाजार मूल्य की बात करें तो जितनी भी साधन लागत लगी उसके साथ हम जोड़ेंगे अप्रत्यक्ष कर को, और उसमें से हम सब्सिडी को हटा देंगे। तब जाकर एक बाजार की मूल्य हमारे सामने आती है। यह हमने बात करी मांग के नियम की बारे में। अब बात करते हैं हम आपूर्ति के नियम, यानी रूल ऑफ सप्लाई। कीमतों व आपूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, अर्थात कीमतों के बढ़ने से आपूर्ति बढ़ती है तथा कीमतों के घटने पर आपूर्ति भी कम हो जाती है। आपूर्ति के नियम के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, दूसरा परिवहन में बाधा, तीसरा सरकार की नीतियाँ, चौथा बाजार में एकाधिकार, पांचवा व्यवसाय में परिवर्तन। कीमत का निर्धारण। कीमत वह बिंदु होता है जिस पर उपभोक्ता और उत्पादक सहमत होते हैं। यह हमने पढ़ा आपूर्ति के नियम के बारे में। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेक्टर। इसमें वे सभी गतिविधियां रखी जाती हैं जो कि मुख्यतः प्रकृति, नेचर से संबंधित होती है, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य, वानिकी आदि। इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, यानी सेकेंडरी सेक्टर। इसमें निर्माण और विनिर्माण की गतिविधियों को रखा जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वस्त्र उद्योग। प्रचलित रूप से इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत में खनन, माइनिंग को भी द्वितीयक ही क्षेत्र में रखा जाता है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इसमें सेवाओं को रखा जाता है, जैसे शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, होटल सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं। इसे प्रचलित रूप से सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवाओं को 2 अन्य क्षेत्रों में भी बांटा जाता है। चतुर्थक क्षेत्र, इसमें ज्ञान आधारित सेवाओं को रखा जाता है, जैसे मेडिकल सेवाएं, वैज्ञानिकों की सेवाएं, विधिक सेवाएं। पंचक क्षेत्र, इसमें वे सेवाएं रखी जाती हैं जो कि निर्णय लेने का कार्य करती हैं, जैसे सिविल सेवाएं, राजनीतिक सेवाएं, कंपनी के उच्च प्रबंधन की सेवाएं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास 3 चरणों में होता है: कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। जीडीपी में लगभग 50% योगदान कृषि क्षेत्र का था। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है। जीडीपी में लगभग 55% योगदान सेवा क्षेत्र का है, परंतु रोजगार के लिए आज भी लगभग 50% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, जबकि कृषि का योगदान में लगभग 17% है। इसलिए कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक कम है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विकास पर्याप्त रूप से आज भी नहीं हो सका है। आइए बात करते हैं सार्वजनिक, निजी एवं मेरिट वस्तुओं के बारे में। सबसे पहले सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुओं की 4 विशेषताएं होती हैं। पहला, गैर प्रतिद्वंदिता, अर्थात किसी एक व्यक्ति के उपभोग से इसकी उपलब्धता अन्य के लिए कभी कम नहीं होती। दूसरा, गैर अपवर्जिता, सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, किसी को भी इनके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा, अविभाज्यता, सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग या उपभोग एक साथ किया जाता है, अर्थात इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। चौथा, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, अर्थात उनके वित्त की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। उदाहरण के रूप में सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक पार्क, कानून व्यवस्था की रक्षा। दूसरा आता है निजी वस्तुएं। यह वस्तुएं प्रतिद्वंदी होती हैं,
अर्थात किसी एक के उपभोग से अन्य के लिए इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। यह सभी को उपलब्ध नहीं होती है। इनका विभाजन किया जा सकता है। इनके वित्त का प्रबंधन व्यक्ति स्वयं करता है, जैसे निजी कार, निजी मोबाइल, निजी आवास। तीसरा आता है मेरिट वस्तुएं। वे वस्तुएं जो कि समाज के लिए सकारात्मक होती हैं तथा सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक होती हैं। इन्हें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार समाज के एक निश्चित समूह को इसे उपलब्ध करवा सकती है। इसके लिए सरकार सब्सिडी उपलब्ध करवाती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पोषण युक्त भोजन। तो दोस्तों, यह था आज का पहला पॉडकास्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद एवं साम्यवाद को कवर किया है, मांग एवं आपूर्ति को कवर किया है, सार्वजनिक, निजी व मेरिट वस्तुओं को भी हमने इसमें कवर किया है। तो दोस्तों, ये हमने कवर किए कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स। आगे के टॉपिक्स को भी हम इसी तरीके से अलग अलग पॉडकास्ट में कवर करते रहेंगे। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि हम इसी तरीके के ऑडियो पॉडकास्ट आपके सामने लाते रहें। थैंक यू। और आपने इसको लास्ट तक सुना, इसके लिए मैं बार बार आपको थैंक यू कहूँगा। थैंक यू।